बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूं नुमान कैसर अपने चैनल पाकिस्तान वॉच के साथ। आज का प्रोग्राम एक इंतहाई अहम और नाजुक नौयत के मामले पर है। मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस महीने के शुरू होते ही मेरे सोशल मीडिया पर कुछ शिया और सुन्नी दोस्तों की मामूली नोक झोंक शुरू हुई, जो कि अब कुफ्र के फतवे तक पहुँच चुकी है। कुछ दोस्तों को मैंने प्यार से समझाने की नाकाम कोशिश की और फिर कुछ को ब्लॉक करने का इंतहाई नापसंदीदा कदम भी उठाना पड़ा। लेकिन आखिरी खबरें आने तक ये फ़रोई और वाक़याती नौयत की लड़ाई न सिर्फ जारी और सारी है, बल्कि इसमें काफ़ी शिद्दत भी आ चुकी है। आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से मैं इन फ़िरका वाराना इख्तलाफात के बारे में बात करना चाहूँगा कि वतन अज़ीज़ में इसका आगाज़ कैसे हुआ और इसकी वजूहात क्या हैं, और क्या ये लड़ाई कभी ख़त्म भी हो सकती है। आखिर में मैं इस मसले के हल के लिए अपने माशरती ताल्लुकात व मुशाहिदात, महदूद मुतालिया और ज़ोम नाक़िश के मुताबिक कुछ तजावीज़ और मारूज़ात भी पेश करना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं इस मामले में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की 73 साला तारीख़ गवाह है कि भारत के ख़िलाफ़ महदूद जंगों के अलावा पाकिस्तान ने दूसरे ममालिक की प्रॉक्सी जंगें भी लड़ी हैं। 1979 और 2001 में हम ज़ाहिर तो अमेरिका के इत्तेहादी थे, लेकिन दरअसल अपने मफादात की हिफाजत की ओट में हम अमेरिका की जंग लड़ रहे थे। मौजूदा दौर में हम चीन की भारत और अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग लड़ने का ताना भी सुनते हैं, लेकिन हमारा जवाब अभी भी यही है कि चीन से हमारे ताल्लुकात मुश्तरका मफादात और बाहमी शराकत पर मबनी है, और इस मरतबा शायद इसमें काफ़ी हद तक हकीकत भी है। इस सिलसिले में एक और प्रॉक्सी जंग जो हम बड़े ही गैर महसूस अंदाज में लड़ रहे हैं और जिसके बहुत ही दूर रस असरात हमारी मजहबी, माशी और सियासी ज़िंदगियों पर हैं, वो है सऊदी अरब और ईरान की प्रॉक्सी जंग जो हमारी सरजमीन पर लड़ी जा रही है। 1979 के इनकलाब ईरान और सोवियत यूनियन की अफ़गानिस्तान पर हमले से उसके बाद से 1980 की दिहाई में सऊदी अरब ने इस पाक सरजमीन पर वहाबीज़म के फ़रोग़ के लिए हर किस्म की माली और अखलाकी मुआवनत की, हज़ारों मदरसे बनाए और कई कलादम तंजीमों के क़याम और ऑपरेशंस में इयानत की। इसी तरह ईरान ने शियाइज़म के फ़रोग़ और सऊदियों को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान में अपने हमायती खड़े करने शुरू कर दिए। दोनों इतराफ़ ने अपने अपने फ़िरके की अखलाकी और माली हमायत को अपना अवलीन फरीज़ा समझ लिया। ईरान पाकिस्तान में शिया कॉज और सऊदिया सुन्नी काज का चैम्पियन बन गया। दोनों इतराफ़ की हमायत जिन जमातों को हासिल थी, उन्होंने मासूम पाकिस्तानियों की जानें लेना शुरू कर दी। एक दूसरे को कुफ्र के फतवे देकर कत्ल किया जाने लगा, और हमें शायद इस बात का इदराक नहीं कि इस मवाफिक माहौल और बहती गंगा में हमारा अज़ली दुश्मन भारत खुलकर हाथ धो रहा है। अफरीन है हमारी भोली भाली और मासूम अवाम पे, चाहे वो शिया हो या सुन्नी। हम दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे इन दोनों ममालिक के बाहमी इख्तलाफात और बुग़्ज़ की भेंट चढ़ रही है। अब ये फ़िरका वाराना माहौल हमारे माशरे में इस हद तक सरायत कर गया है कि हम कुछ तारीख़ी वाक़यात और फ़रोई मसाइल में इख्तलाफ को ज़िंदगी और मौत का मसला बना लेते हैं। मेरी फेसबुक पर, जैसा कि मैंने भी कुछ देर पहले जिक्र किया है, शिया और सुन्नी दोस्तों की मामूली नौयत की नोक झोंक कुफ्र के फतवों तक पहुँच चुकी है, और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इन दोस्त हजरात की अक्सरियत इंतहाई पढ़े लिखे और ज़िंदगी में वेल सेटल्ड लोगों की है। इस सिलसिले में कुछ सुन्नी उलमा और शिया ज़ाकिर हजरात असल फसाद की जड़ हैं, जो कि हमारे जज्बात उभारने के माहिर हैं। मैं तो इन सो कॉल्ड उलमा और ज़ाकिरीन को बिलतरतीब सऊदिया और ईरान का पेड एजेंट समझता हूँ, जिनका मकसद मुखालिफ फ़िरके को गलत साबित करना और इसे नीचे दिखाना है, क्योंकि सऊदी अरब में शिया और ईरान में सुन्नी आटे में नमक के बराबर हैं। लिहाजा मैदान जंग के तौर पर वतन अजीज़ का इंतखाब किया गया है, और हम लोग इनके प्रॉक्सी एजेंट्स हैं। कितनी बदकिस्मती की बात है। और इस पराई लड़ाई में बसा औकात जाने अनजाने में अपने मास्टर्स की ज़बान इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करते। भाई क्या हुआ अगर शिया हजरात वज़ादारी करके नवासे रसूल और उनके ख़ानदान से इजहार मोहब्बत करते हैं? कोई गज़ब तो नहीं हो गया
اگر وہ جگر گوشہ بطول اور ان کے 72 نہتے ساتھیوں کے خلاف ڈھائے گئے ظلم و بربریت پر ماتم اور نوحہ ہانی کرتے ہیں؟ سنی حضرات اگر اپنے انداز سے واقعہ کربلا کو یاد کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ پاکستانی آئین مکمل مذہبی آزادی کا حق دیتا ہے، ہاں، مگر یہ آزادی صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کی بالکل اجازت نہیں دے سکتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ تھوک کے حساب سے کفر کے فتوے دے دیے جائیں اور تمام شیعہ برادری کو اس کا مورد الزام ٹھہرا دیا جائے، یا یہ کہ کفر کے فتوے دینے کا الزام تمام سنی حضرات پر دے دیا جائے۔ لیکن قانون کا دامن تو ہم نے بحیثیت قوم کبھی تھاما ہی نہیں، اور نہ ہی مستقبل قریب میں ایسا کوئی ارادہ لگتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سنی مولویوں اور شیعہ ذاکروں کو ایک منظم طریقے سے حکومتی سطح پر لگام دیے جانے کا بندوبست کیا جائے۔ دوسرے، ان سنی اور شیعہ علماء کو منظر عام پر لایا جائے جو ان فروعی اور تاریخی نوعیت کے واقعات اور مسائل سے بالاتر ہیں۔ ان کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر کوریج دی جائے۔ سونے پہ سہاگا ہماری عوام کی اکثریت ان پڑھ لوگوں کی ہے اور کسی بھی قسم کے پروپیگنڈے کا بآسانی شکار ہو جاتے ہیں۔ جو پڑھنا لکھنا جانتے بھی ہیں وہ بھی ان مولویوں اور ذاکروں کی چرب زبانی کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ اسی پس منظر میں شیعہ سنی مسئلے کو جلد از جلد حل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف عالم اسلام کے اتحاد کو ضرر پہنچتا ہے بلکہ پاکستان کی قومی یگانگت کو ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچ چکا ہے۔ اس سلسلے میں ایران اور سعودیہ کی باہمی کولڈ وار کا خاتمہ ضروری ہے، اور دوسرے، چاہے ایران اور سعودیہ کے اختلافات ختم ہوں یا نہ ہوں، ریاست پاکستان کو فوراً اور ہنگامی طور پر پاکستان میں سعودی اور ایرانی مداخلت کے تمام رستے بند کر دینے چاہیے، اور اندرونی طور پر شیعہ اور سنی اتحاد کے لیے کوششیں تیز کر دینی چاہیے۔ اگر دہشت گردی کے خلاف ہماری سویلین اور فوجی قیادت ایک صفحے پر ہو سکتی ہے اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنا کر اس پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے تو فرقہ واریت کی افریط کے خلاف کیوں نہیں؟ یہ ہے میری آج کی گزارشات۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک اپنے دوستوں گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔